हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को हम क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। अब वीडियो पे बने रहिएगा। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित करेंगे, ग्रहों की जानकारी को एकत्रित करेंगे, इसके साथ ही साथ सूर्य की जानकारी को और ब्रह्मांड संबंधी सभी परिभाषा शब्दावली को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा, ये बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं वीडियो के। खगोलीय पिंड होता क्या है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। खगोलीय पिंड आपका होता क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, क्या है खगोलीय पिंड। क्या होता है, वे वस्तुएं जो आकाश में, क्या है, आकाश में रात को चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो आपको कहलाती हैं क्या, खगोलीय पिंड कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पूरी के पूरी यहाँ पे डिस्कस यहाँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तारा। तारा क्या होता है, तारा वो चीज़ है जो बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इनका आकार बड़ा होता है। पहले याद रखिएगा, आकार बड़ा होता है और ये गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, यानी ये गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट के लिए हम बात करते थे, गैसों के बने होते हैं। इन तीसरे पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो इनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है। याद रखिएगा, तारा, स्टार्स क्या है, इनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है और प्रकाश होते हैं। क्या होता है, स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो हमने 3 चीज़ यहाँ पे सीखी है। और दूसरा क्या है, सूर्य भी एक तारा है। कभी आपके प्रश्न में यदि आ जाता है कि सूर्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे भी चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तारामंडल। क्या बात करते हैं, तारामंडल। तारामंडल विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। तो एक डेफिनेशन जो हमारी परिभाषाएं होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मेजर या वीय सप्तऋषि तारामंडल। ये सभी चीज़ें आपको उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। विशेष क्या है इसके बारे में, तारों की सहायता से हम रात के समय दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तारों की सहायता से हम रात में दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की दिशा में होने कर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही दिखाई देता है। यानी ये कहने में हमारा दिलचस्प ये होगा कि हम तारों की सहायता से भी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। और जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तरी ध्रुव में सीधा होने के कारण, कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में सीधा होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। कहाँ पे, हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आपको और भी चीज़ें क्लियर करेंगे कि अब सूर्य क्या होता है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सूर्य होता क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य आपका सौरमंडल के केंद्र में है। यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। पहला क्या है आपका, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। दूसरा, यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। तीसरे बात करेंगे, यदि हम तीसरी बात करते हैं इसमें, तो इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव मंडल जो आपको इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरी की बात करते हैं कि सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। कौन सा है, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। और इसकी यदि हम दूरी की बात करते हैं, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस चीज़ का आप कंठस्थ जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियन फ्यूजन के द्वारा होता है। इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
आगे की हम बात करते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है। सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडे जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किन चीज़ों के लिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सूर्य जो है, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह, उनसे ये उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का ये निर्माण करते हैं। सूर्य इसके केंद्र में होता है, सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे आपका कि ग्रह क्या होता है। ग्रह यह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? यह एक खगोलीय पिंड है जिनके क्या है, ये एक खगोलीय पिंड है जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ग्रह क्या है? ये खगोलीय पिंड है लेकिन इनके पास ना तो प्रकाश होती है ना ही स्वयं की ऊष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। क्या होते हैं ये? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि प्लेनेट ग्रीक भाषा के से बना है, याद रखिए प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेटेन से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर चक्कर लगाना। तारा ग्रह क्या है, किससे बना हुआ है और इसका कार्य क्या है, आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो पे बना रहिए कि यदि आपने इस पूरी वीडियो के आपने देख रखा है तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की या किसी और जगह जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इस ग्रह में इस तरह देखिए, पहले क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। कितने हैं? अरुण और वरुण इनको बोलते हैं। तो हमारे पास जो ग्रह है वो 8 हैं जो इस तरह के आपके सामने दर्शित किए गए हैं। तो आखिर में हर चीज़ आपको क्लियर करनी होगी और ये चीज़ें आपको हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पे आप जरूर बने रहिएगा। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे ग्रह को आगे से बात करते हैं। हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, यहाँ से 5वें पॉइंट को लेते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित क्या है? एक निश्चित दीर्घावस्था यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं कि हमने आपको क्या बताया कि सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार यानी गोलाकार में क्या करते हैं? वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके बाद हम और अभी आगे डिस्कस करते हैं। 6वां बिंदु क्या है? शुक्र पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता है। शुक्र की बात यदि हम करते हैं तो शुक्र जो ग्रह आपका है वो पृथ्वी के ग्रह के समान ही है। क्या है? समान ही है। इसका आकार है वो पृथ्वी के साइज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आकार की बात कर रहा हूँ, जो पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। और शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा क्यों कहते हैं? चमकना की अवस्था के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भोर का तारा भी बोला जाता है। 7वां पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है? अगस्त 2006 तक प्लूटो का सौर मंडल का ग्रह माना जाता था। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह नेपच्यून कक्षा को काटता है। अभी इन बैन ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया? ये बैन ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। 8वां पॉइंट क्या कहलाता है? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोलीय क्या थे? खगोलीय शास्त्री थे। कौन से? आर्यभट्ट जो है आपके भारत के प्राचीन खगोलीय शास्त्री थे जो खगोल के बारे में, इन सभी पिंड, ग्रह, उपग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते थे। इनके पास संपूर्ण जानकारी का विवरण होता था। उन्होंने कहा है कि परिवर्तित सूर्य के
प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं, यानी इनका चमकने का जो कारण है वो है हमारा सूर्य का प्रकाश। और बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह एक बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंड से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इनकी संरचना क्या है, ये अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे। अब पूरी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी क्या है, पूरी जानकारी आपको एकत्रित करवाएंगे। आपको वीडियो पे आप बने रहिएगा। पृथ्वी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको हम क्लियर कराते हैं। पहला क्या है कि ये तीसरा ग्रह है। दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना। पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल ना होकर यह ध्रुवों पर चिपटी है, यानी चपटी है। इसका स्वयं का अपना एक आकार है जिसे भू आकार कहा जाता है। ठीक है ना। इसका खुद का अपना एक आकार है। जीवन में अनुकूल परिस्थिति होने के कारण पृथ्वी में सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी में क्या है कि जीवन में प्रतीत हम और आप सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी हर एक प्राणी का यहाँ पे निवास है। इसलिए इसको अनेक तरह के अद्भुत ग्रह के रूप में लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। पानी अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपको पता है हमारे पृथ्वी में कितने % पानी है, या आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अत्यधिक जल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास, इसलिए पृथ्वी में अत्यधिक जल होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, हम इनको पूरे टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसके बाद हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करें। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है, 1/4 है। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी। यह एक पृथ्वी से, इसको किस तरह से याद करने की हम कोशिश करेंगे। 384,400 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। चंद्रमा की यदि हम बात करेंगे तो ये हमारे पृथ्वी से पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है ना। ये पृथ्वी से इतने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितना, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने ही दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी का जो चक्कर है वो चंद्रमा 27 दिनों में पूरा करता है। और एक राउंड, एक वो दीर्घ वृत्ताकार जो राउंड लगाता अपने ऑर्बिट का, वो भी लगभग इतने ही दिन में पूरा करता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा केवल एक ही भाग में हमें दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं और हम उपग्रहों की बात करते हैं। उपग्रह क्या है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किसने यहाँ चंद्रमा में पैर रखा था। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो नील, किसको कहते हैं, 21 जुलाई 1919 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। वो क्या थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या थे, आर्मस्ट्रॉन्ग। नील जो थे वो चंद्रमा में पहली बार कदम रखे थे। वो भी लगभग 1969 में ये पहली बार जो है चंद्रमा में कदम रखे थे। उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह ग्रह वर्तमान में शनि है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। यानी जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनकी हम बात करते हैं। मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। क्या है, कृत्रिम पिंड। वैज्ञानिकों के अनुसार
क्या बोलते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड की परम जानकारी एकत्रित करना होता है, पृथ्वी के माध्यम से संचारित किया जाता है, जिसे हम मानव निर्मित कहते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या होता है कि क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह क्या होता है, तारों, ग्रहों व उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जिसे हम क्षुद्रग्रह कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे कि उल्का पिंड होता क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इनके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये अपने हाथ से भरकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। तीसरा जो टॉपिक है उनको हम बात करते हैं। वीडियो बायोलिंगुअल है, मैं हिंदी से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। किंतु कुछ पृथ्वी से टकरा के जैव मंडल में को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं, जिसको हम उल्का पिंड यानी बिजली कहते हैं। कभी चमकते, कभी आपने देखा हुआ गिरी है, तो वही चीज़ आपका उल्का पिंड कहलाती है। और चीज़ें आपको पूरे इकट्ठा करके बता रहा हूँ, हर एक जानकारी को एकत्रित करके आपको मैं दे रहा हूँ, तो वीडियो पे आप बने जरूर रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। खुले आसमान में जब आसमान की ओर आप जाएंगे और देखेंगे तो खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैलेगी सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई वाली करोड़ों तारे समूह को आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ये टॉपिक पढ़ने के टाइम पे आप यदि बाहर निकल के देखेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ आपने देखे हैं बाहर किस तरह से दिखाई देती है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने पूरे की प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश यहाँ पे किए हुए हैं। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वो आकाशगंगा बोलते हैं। इनमें गैसों में असंख्य बादल भी पाए जाते हैं, इन गैसों में असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ये काफ़ी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट कर दे। थर्ड पॉइंट में हम जो लिखे हैं उसको बात करेंगे। सौरमंडल में मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही यानी गैलेक्सी का ही पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड को लगातार विस्तार हो रहा है। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और हमारे असीमित ब्रह्मांड का ये विस्तार कर रही हैं। तो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही हो कि क्या है, कहाँ पे है, शनि क्या है और बृहस्पति क्या है, तो पृथ्वी कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे है, आपका बुध कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है और ये ग्रहों की शुक्र क्या है। तो इन सब चीज़ों की स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। वीडियो पे यदि आपने पूरा देखा है, ध्यान से सुना हो, तो इसके अलावा और कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप क्लास 6 की NCERT की चीज़ों को आप समझना चाहते हैं। आगे भी चलेंगे और इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने देख रखा है हमारा सोलर सिस्टम की यदि हम बात करेंगे तो आपने देख रखा है सोलर सिस्टम, आपने देख रखा है पूरी के पूरे चीज़ें आपको यहाँ पे एकदम क्लियर वाइज समझाई गई है। तो इसलिए वीडियो पे आप पूरा देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा इस जगह पे और आपने वीडियो को देखा, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए आपको हम चीज़ों को स्किप करते हुए आपको बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चन आंसर है इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा। आपके यहाँ से एक चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको मिलेंगे। आप वीडियो पे ज़रूर पूरा देखा करिएगा और जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिएगा, जिससे हम आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर कर सकें। इसके बाद हम चैप्टर
दो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, याद बता रहा हूँ, जिससे हम अक्षांश और देशांतर इतने अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप वीडियो पे बने रहिएगा और अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पे एकत्रित करेंगे। अक्षांश देशांतर होता क्या है, इन सब चीज़ों के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, यहाँ पे पहला जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो ब्रह्मांड के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। ग्रहों की जानकारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की जानकारी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सूर्य की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावली को यहाँ पे हम पूरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अक्ष, क्या होता है एक्सिस, क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक ग्लोबल में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोबल में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोबल को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। कहाँ पे? पूर्व किसकी ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जाता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं होती जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जो यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना। हम बात करेंगे इक्वेटर क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आपको यदि आपने हमारा और भी वीडियो देखा होगा तो मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। विषुवत रेखा क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण में स्थित को क्या हम बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। चलिए एक बार और हम बात कर लेते हैं कि हमारी विषुवत रेखा क्या होती है। हमारी विषुवत रेखा ये होती है कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो इसका ये जो हमारी रेखा है, नहीं, इसको जो एक बराबर पार्ट में विभाजित करती है, तो इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी में स्थित, पृथ्वी के उत्तर भाग में आधे में स्थित क्या होता है? को उत्तरी गोलार्ध होता है, जो उत्तर में वाला पोर्शन रहता है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा है, यदि हमारा ये इंडिया की स्थिति ये है तो हमारा जो ऊपरी हिस्सा रहेगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, जो हमारा दक्षिणी बात रहेगा उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं ये दोनों बराबर आधे भाग को। देखिए आधे भाग के बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पे एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि विषुवत रेखा के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम चलेंगे अक्षांश क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, उनके बारे में। विषुवत रेखा विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी अक्षांश ही कहलाते हैं, सभी अक्षांश कहलाते हैं। यानी जो भी पैरेलल लाइन होती है वो कभी क्या कहलाती है? वो कह रहे थे विषुवत वृत्त। यानी जो पैरेलल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और देशांतर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उनको बारे में हम बता देते हैं। ये आपने देख रखा है, ये देखिए, ये हमारी ये पृथ्वी है, ये आपने देख रखा है। ये हमारी जो क्या है, ये इक्वेटर जो आपकी है, जो विषुवत रेखा है। ठीक है ना। इसके बाद हम सारे, ये भी आपने देख रखा, जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा है, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। सब चीज़ों को हम हिंदी में भी बताएंगे। यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत रेखा 0 डिग्री की होती है। उत्तरी ध्रुव 90 देखता, दक्षिणी ध्रुव आपने देख रहा 90 डिग्री पे होते हैं। कि अतिरिक्त संपूर्ण महत्वपूर्ण अक्षाएं समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है ना। इसको हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव में। ये देखिए आपका 23.5 डिग्री जो है आपका क्या है, 23.5 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा है। दक्षिण मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा यहाँ पे आपने देख रखा है कितने डिग्री में? 66/1 सही 1/2। तो उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए आपको पृथ्वी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये आपका कहलाएगा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ वाला है। ये साउथ है आपका, इक्वेटर से आपका 0 डिग्री में है, आपने ये देख रखा 30 है, ये 60 है आपका, ये है। और ये जो है आपका लेटीट्यूड है, आपने पहले ही पढ़ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए हमने किन चीज़ों को आपको बताया है, ये देखिए आपको यहाँ पे पूरे की पूरी चीज़ें आपको
फिगर मेंटेन है, आप इस फिगर को ज़रूर एक बार देखिएगा तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद हम और भी चीज़ें को हम यहाँ पे बात करते हैं। पृथ्वी में आप ये देख रखे हैं कि ये देखिए, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आपकी क्या है, ये विषुवत रेखा है। इसके बाद यहाँ पे आपने देख रखा है कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये है आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री बोलते हैं और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री होती है। और फ़र्क इतना है कि कर्क रेखा जो आपकी विषुवत रेखा के ऊपर होती है और मकर रेखा जो आपकी विषुवत रेखा के नीचे होती है। कर्क रेखा के ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका कौन सा जोन लगता है, कौन सा क्षेत्र लगता है, इसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं और नीचे वाले एरिया को आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने देख रखा है कि ये जो डिग्रियां आपके पास दिखाई दे, ये आपने देख रखा है और ये भी देख रखा है कि जितनी भी आपने डिग्री देखी होगी, जितने एंगल का कोण आपने देखा होगा, हर एक का साइज लगभग बराबर है। कि यहाँ पे आपने देख रखा है कर्क रेखा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने यदि एक चीज़ को याद रख लिया तो आपको 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री आपने याद रखना है, क्योंकि मकर रेखा और कर्क रेखा इतने की होती है। विषुवत डिग्री रेखा, विषुवत जो रेखा होती है 0 की होती है, बाकी जो रेखाएँ होती है वो आपके 66.5 डिग्री की होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर के सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में दोपहर में, याद है ना आपको, जून माह में, याद रखिए वो डेट हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जून में कब हमारा सूरज ऊपर रहता है वो डेट आप जरूर बताइएगा। उस समय सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है जब सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बताया गया। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद कभी भी सूर्य जो है बीच में नहीं होता, इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का दक्षिणी वाले क्षेत्र का तापमान मध्य में रहता है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आखिर में चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देशांतर क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। देशांतर होता क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने वाले उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी जानकारी की आवश्यकता होती है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी जानकारियाँ आवश्यक होती हैं। आप देख के कह सकते हैं कि यह प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर की स्थित के मलेशिया को कौन सा अक्षांश में 20 डिग्री अक्षांश दक्षिणी में पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैं क्लियर करा दूंगा, वीडियो पे आप बने रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे देशांतर और समय के मध्य क्या होता है। ग्रीनविच GMT जिसको आप बोलते हैं कि स्थिर प्रमुख एवं उत्तर पर सूर्य की समय एक आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होता है। उस समय वायुत्तर की स्थिति में कहीं भी स्थान पर दोपहर होगी। इसमें सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में जिनका समय निर्धारण ग्रीनविच के आगे, जो पश्चिम में उनका ग्रीनविच का निर्धारण समय पीछे है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पूर्व की ओर है GMT जो आपने लाइन देखा ग्रीनविच टाइम, तो जो पूर्व की दिशा में है वो आगे है, जो पश्चिम की दिशा में है वो पीछे है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, तीसरे की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा।